हम महात्मा ज्योतिबा राव फूले के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी का अध्याय 13वां करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है तहसीलदार, कलेक्टर, रेवेन्यू, जज और इंजीनियरिंग विभाग के ब्राह्मण कर्मचारी आदि के संबंध में। धोड़ीराव कहते हैं, तात इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मण लोग मामलेदार आदि होने की वजह से अनपढ़ अज्ञानी शूद्रों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ज्योतिबा राव फूले बोलते हैं कि आज तक जो भी ब्राह्मण मामलेदार हुए हैं, उनमें से कई मामलेदार अपने बुरे कर्तृत्वों की वजह से सरकार की नज़र में अपराधी सिद्ध हुए हैं और सजा पाने में काबिल हुए हैं। वे ब्राह्मण मामलेदार काम करते समय इतनी दुष्टता से बर्ताव करते थे और गरीब लोगों पर इतना अमानवीय जुल्म ढाते थे कि उन दास्तानों का एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। अरे, इस पूना जैसे शहर में ब्राह्मण मामलेदार कुलकर्णी से लिखवा कर लाई हुई लायकी दिखाए बगैर बड़े बड़े साहूकारों की भी जमानत स्वीकार नहीं करते। फिर लोग लायकी का प्रमाण पत्र देते समय चक्कर लगाते होंगे कि नहीं। उसी प्रकार इस शहर की म्यूनिसिपैलिटी किसी मकान मालिक को उसके पुराने मकान की जगह पर नया मकान बनाने की तब तक अनुमति नहीं देती जब तक ब्राह्मण मामलेदार द्वारा उस नगर के कुलकर्णी का अभिप्राय समझ नहीं लिया जाता। अरे, उस कुलकर्णी के पास उस नगर का नक्शा होने के बावजूद नई खरीदी करने वाले के नाम मिलाकर हर साल उसकी एक नकल मामलेदार के दफ्तर में लिखवा कर रखने का कोई रिवाज ही नहीं है और न ही कोई कारण भी। फिर उस जगह के संबंध में कुलकर्णी का अभिप्राय आवश्यक और सच है, यह कैसे मानना चाहिए। इन तमाम बातों से इस तरह की शंका पैदा होती है कि ब्राह्मण मामलेदारों ने अपनी जाति के कलम कसाईयों का हित साधने के लिए इस व्यवस्था को बरकरार रखा होगा। इससे तुम ही सोच करके देखो कि जहाँ यूरोपियन लोगों की बस्तियों के करीब पूना जैसे शहर में ब्राह्मण मामलेदार इस प्रकार की बेपरवाही से अपनी जाति के कलम कसाईयों की रोटी पकाते हैं, तब गांव खेड़ों में उनका जबरदस्त जुल्म रहता होगा। यदि इस बात को हम लोग सच न माने, तब ये तो अधिकांश देहातों के अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों के समूह अपने बगल में अपने कपड़े लत्ते दबाकर ब्राह्मण कर्मचारियों के नाम से चिल्लाते हुए घूमते दिखाई देते हैं। क्या यह सब झूठ है? इन्हीं लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कुलकर्णी की वजह से ही ब्राह्मण मामलेदारों ने मेरा अर्ज समय पर स्वीकार नहीं किया, इसलिए प्रतिवादी ने मेरे पक्ष के सभी गवाह बदल दिए और मेरी ही जमानत करवाई गई। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण मामलेदार ने मेरी अर्जी ले ली और कुछ समय के लिए उसने मेरी अर्जी दूसरे दिन लेकर मेरे चल रहे काम से मुझे उजाड़ दिया और इस तरह उसने मुझे भिखारी बना दिया। कोई कहता है कि ब्राह्मण मामलेदार ने मैं जैसा बोल रहा था उस प्रकार से लिखा ही नहीं और बाद में उसी जबानी से मेरे सारे झगड़े को इस तरह खाना खराब कर दिया कि अब मैं पागल होने की स्थिति में पहुंच गया हूँ। कोई कहता है कि मेरे प्रतिवादी ने ब्राह्मण मामलेदारों की सलाह पर मेरे अच्छी तरह चल रहे काम को बंद करवा दिया और उसके खेत में अपने हल जोतने का काम शुरू करने में ही मैं केवल उसके हाथ में अपनी अर्जी दे दी और तुरंत 4-5 कदम पीछे हट गया। मैं उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही दीन दुखी भाव से कांपते हुए खड़ा रहा। फिर कुछ ही देर में उस दुष्ट ने मेरी ओर ऊपर नीचे देखकर झट से उस अर्जी को मेरी ओर फेंक दिया। यह कारण दिखाकर कि मैंने कोर्ट का अपमान किया है। उसने मुझे ही दंडित किया, लेकिन उस दंड राशि को देने की मेरी क्षमता नहीं होने की वजह से मुझे कुछ दिन के लिए जेल में बंद रहना पड़ा। इधर प्रतिवादी ने बोने के लिए तैयार किए हुए मेरे खेत में अपना अनाज बो दिया और उस खेत को अपने अधिकार में ले लिया, जिसकी वजह से मैंने बाद में कलेक्टर साहब को 2-3 अर्जियां दी और उनको हर बात से सूचित किया, लेकिन सभी अर्जियां वहां के ब्राह्मण क्लर्क ने कहाँ दबाकर रख दी कि कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब इसका क्या किया जा सकता है? कोई कहता है कि ब्राह्मण क्लर्क ने मेरी अर्जी कलेक्टर को पढ़कर दिखाते समय वहां की मुख्य बातों को हटा करके ब्राह्मण मामलेदार द्वारा दी गई अर्जी निकालकर जहां जस का तस रखवा दिया।
कोई कहता है कि मेरी अर्जी के आधार पर कलेक्टर ने मौखिक रूप से जो बातें लिखने के लिए उस ब्राह्मण क्लर्क को कहा था, उसने कलेक्टर के बताए आदेश के विरुद्ध ऑर्डर लिखा। लेकिन यह ऑर्डर को कलेक्टर के सामने पढ़ते समय उसने कलेक्टर के बताए हुए ही बराबर पढ़कर सुना दिया और फिर उस निकाल पत्र पर उसके हस्ताक्षर लेकर वह निकाल पत्र जब मुझे मामलेदार के द्वारा प्राप्त हुआ तब उस पत्र को देखकर मैं अपने माथे को पीटता ही रह गया और मैंने मन ही मन में कहा कि हे ब्राह्मण कर्मचारी, तुम लोग अपना लक्ष्य पूरा किए बगैर चुप नहीं रह सकते। कोई कहता है कि जब मेरी कलेक्टर साहब के पास कुछ भी सुनवाई नहीं हुई तब मैंने रेवेन्यू साहब को 2-3 अर्जियां भेज दी, लेकिन मेरी वे सभी अर्जियां वहां के ब्राह्मण क्लर्क लोगों ने कोशिश करके फिर उस साहब की ओर से पुनः कलेक्टर के अभिप्राय के लिए लौटा दी। बाद में कलेक्टर के ब्राह्मण कर्मचारियों ने मेरी सभी कागजात घुमा फिरा कर कलेक्टर साहब को पढ़कर सुना दिए और यह कहकर कि मैं बड़ा शिकायतखोर आदमी हूँ। उन्होंने मेरी अर्जी के पिछले पन्ने पर उस कलेक्टर से अभिप्राय लिखवाकर रेवेन्यू साहब को गलत जानकारी दी। अब तुम ही बताओ, ऐसा करने वालों के साथ क्या करना चाहिए। कोई कहता है कि मेरा केस शुरू होते ही अटर्नी द्वारा बीच में ही मुंह मारने की वजह से जज साहब कहने लगे, चुप रहो, बीच में मत बोलो। बाद में उन्होंने स्वयं ही मेरे सभी कागजात पढ़ लिए, लेकिन कागजातों को वह बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि पहले की कलेक्टर कचहरी के सभी ब्राह्मण कर्मचारियों ने कुलकर्णियों की सूचना के अनुसार मेरे पूरे केस का स्वरूप ही बदल दिया था। कोई कहता है कि आज तक सभी ब्राह्मण कर्मचारियों के देव पूजा के कमरे के मंत्रोच्चारों के अनुसार उनके घर भरते भरते हमारे घर उजड़ गए, हम बर्बाद हो गए, हमारे खेत नीलाम कर दिए गए, हमारी जायदाद चली गई, हमारा अनाज गया, हमारा अनाज से भरा हुआ बारदाना लूट गया, हमारे घर की हर चीज़ लूट गई और हमारे बीवी बच्चों के बदन पर सोने का फूटा भी नहीं बचा। अंत में हम सब लोग भूख और प्यास से मरने लगे। तब मेरे छोटे भाइयों ने मिट्टी गाड़े का काम खोजा और उस सभी सड़क के काम पर जाकर के हाजिरी देते थे। बाद में किसी घटिया मराठी अखबार में अंग्रेजी सरकार या उसके धर्म की यदि आलोचना नुक्ताचीनी की गई हो तो उसका मतलब जाते जाते हम अज्ञानी अनपढ़ शूद्र मजदूरों को समझाया करते और बाद में अपने घर लौट जाते थे। और सरकार भी ऐसे घटिया लोगों की मेहनत करने वाले मजदूरों से भी ज़्यादा डबल तनख्वाह देती है। फिर भी मजदूर ने तनख्वाह लेने के बाद उस ब्राह्मण कर्मचारी के हाथ पर कुछ रुपया पैसा रख दिया तब तो कोई बात नहीं, यदि उसने उसके हाथ पर कुछ भी रुपया पैसा न छोड़ा तो उसकी खैर नहीं। वह ब्राह्मण कर्मचारी दूसरे दिन से ही अपने से बड़े साहब को उस मजदूर के बारे में गलत सलत बातें करके उस मजदूर के नांगे लगाए जाते हैं। इतना ही नहीं, कोई ब्राह्मण कर्मचारी उस मजदूर से कहता है कि तू सरकारी काम करने के बाद पत्रालियों के बड़े और पलस के पान या पान की डालियां शाम को घर लौटते समय लाकर मेरे घर पर डाल देना। कोई ब्राह्मण कर्मचारी कहता है कि आम डालियां शाम को मेरे घर डाल देना। कोई कहता है कि मुझे पत्ते ला कर देना। कोई कहता है कि आज रात को मैं गांव में उस लेन देन करने वाली विधवा के घर में नाश्ता पानी करने के लिए जाने वाला हूँ, इसलिए तू खाना खाकर मेरे निवास पर आकर मेरे परिवार के इसलिए तू खाना खाकर मेरे निवास पर आकर मेरे परिवार के साथ सारी रात रहकर वहीं सो जाना, लेकिन दूसरे दिन काम पर जाने के लिए भूलना नहीं, क्योंकि कल शाम को ही बड़े इंजीनियर साहब यहाँ अपना काम देखने के लिए आने वाले हैं। इस प्रकार का इतिल्ला राव साहब ने लिख कर भेजा है। इस तरह के ब्राह्मण द्वारा
अंदर ही अंदर जो परेशानियां भोगनी पड़ती है उसके बारे में मुझे मेरे भाई मेरे घर आकर बताते रहते हैं और आंखों में आंसू बहाते रहते हैं। वे कहते हैं कि तात हम क्या करें, ये सभी ब्राह्मण 18 जाति के गुरु है। ये लोग अपने आप को सभी वर्णों के गुरु समझते हैं, इसलिए कि जैसा भी बर्ताव करें हम शूद्रों को उनको एक भी शब्द नहीं कहना चाहिए, शूद्रों को उनकी नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। यह अधिकार उनको नहीं है, यही उनके धर्मशास्त्रों का कहना है। धर्मशास्त्र कुछ भी कहे, लेकिन हमारे पास इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। यदि मैं अंग्रेजी बोलना सीख गया होता तो मैं ब्राह्मणों के सभी कारनामे, करतूतें, लफाजी, ठगी आदि सभी बातें अंग्रेज साहब के लोगों को बोल दिया होता और उनके द्वारा इन लोगों को मजा चखाया होता। इसके अलावा इंजीनियरिंग विभाग के सभी ब्राह्मण कर्मचारियों की लुच्चागिरी के बारे में ठेकेदार लोग इतना कुछ बताते हैं कि उस पर एक स्वतंत्र किताब लिखी जा सकती है। इसलिए इस बात को मैं यहीं समाप्त कर देता हूँ। तात्पर्य ऊपर लिखी गई तमाम दलीलों में जो भी आपको सच लगे उसके बारे में गंभीर रूप से सोचना चाहिए और उसका पूरी तरह से बंदोबस्त भी करना चाहिए तथा उन तमाम कुरीतियों को जड़ मूल से सामाजिक जीवन से समाप्त कर देना चाहिए। यही हमारा सरकार का धर्म है। तो ये हुआ गुलामगिरी पुस्तक का 13वां अध्याय। अगले वीडियो में हम 14वां अध्याय करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।